हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और जैसी चर्चा मैंने भी इससे पहले वाली वीडियो में की थी कि किस तरीके से हम आकलन कर रहे थे, तो आज हम बाज़ार ने एक जो सरप्राइज़ किया वो मैं आपके साथ जो है डिस्कस करूँगा। देखिएगा, सबसे पहली बात क्या है कि जो 75 बेसिस पॉइंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, उसके बावजूद भी यूएस के जो बाज़ार है, स्पेशली डाउ जोन्स ने एक पॉजिटिव जो है आउटकम दिया। लेकिन ये तो पक्का था कि कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा था। डाउ जोन्स बेशक से 300 पॉइंट की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ था, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं आ रहा था। और भारत के भी बाज़ार ओपनिंग काफ़ी अच्छी रही। और जैसा कि निफ्टी में 15,800 का एक अहम लेवल है और बैंक निफ्टी में 33,800 था, तो बैंक निफ्टी में तो 33,800 गया ही नहीं और निफ्टी में 15,800 के ऊपर बाजार सस्टेन नहीं किया। और एक तरफा फ्री फॉल जो है सेल आज हमें देखने के लिए मिली। एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि बाजार में कहीं भी स्ट्रेंथ है। और आप देख सकते हैं कि -45 डिग्री के ऊपर पूरा जो है चार्ट आप देख सकते हैं, चाहे वो निफ्टी का हो चाहे बैंक निफ्टी का हो। इसका मतलब है कि जो ऑप्शंस के आज जो सौदे बने थे वो इस तरीके से बनाए हुए थे कि भाई साहब आज मंदी ही करनी है। और सुबह से ही जो ऑप्शंस के जो ट्रेडर्स हैं या हम कह सकते हैं कि ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने अपनी मंदी की पोजीशंस बना रखी थी। और आज 5-5, 10-10 रुपये वाली जो ऑप्शंस हैं वो 400-400, 500-500 रुपये पे ट्रेड करती हुई नज़र आई। यही सबसे खास बात आज के बाज़ारों के अंदर देखने के लिए मिली। बाज़ार ने कहीं पर भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि जब बाज़ार 52 वीक लो को टच करते हैं, आज बाज़ार ने 52 वीक लो पे क्लोजिंग दी है। निफ्टी ने 52 वीक लो पे क्लोजिंग दी है, हालांकि बैंक निफ्टी ने 52 वीक लो को टच नहीं किया आज। अब निफ्टी 50 के ऊपर क्या है, निफ्टी 50 के अंदर अब देखिएगा जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनको लंबे समय के लिए निवेश करना होता है, उस तरीके की जो बाइंग है वो इन लेवल्स पर देखने के लिए मिलनी चाहिए। और ऐसा हमें लगता है कि ये जो बाइंग्स हैं ये अब काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको देखने के लिए मिलेंगी। इंडिया के अंदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे जो निवेशक हैं जो पिछले 2-3 साल के अंदर ही बाज़ार के अंदर आए हैं, उनको ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। और देखिएगा, अजीब का मतलब ये है कि उन्होंने ऐसे दिन देखे नहीं हैं कि भाई सब 52 वीक लो पर बाज़ार को ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। जो कोविड के बाद स्पेशली आए हैं, कोविड की सिचुएशन जब बाज़ार गिरे थे उसके बाद जो आए, तो उन्होंने ऐसे लेवल्स नहीं देखे हैं, तो उनके लिए बड़ा कष्टदायक है। लेकिन ये देखिएगा, बाज़ार का नेचर है और बाज़ार के अंदर अगर आपने मंदी नहीं खरीदी तो आप बाज़ार में पैसे कैसे बनाओगे। याद करिए, जब बाज़ार कोविड में गिरे थे तब भी मैंने आपके साथ यही चर्चा की थी कि कमज़ोर बाज़ार के अंदर ख़रीदारी करनी चाहिए। अभी मैं मानता हूँ कि स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर वैल्यूशंस अभी शायद ज़्यादा रीज़नेबल नहीं है, वहाँ पर 50% स्टॉक्स अभी भी मुझे महंगी वैल्यूशंस पर लगते हैं। लेकिन अगर आप इंडेक्स में 50 शेयर्स को देखेंगे तो जो इंडेक्स के टॉप 10 शेयर्स हैं उनमें से आपको 5 शेयर्स ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत अच्छी वैल्यूशंस पर ट्रेड कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी निवेश के लिए अपना पोर्टफोलियो के अंदर शेयर्स रखने हैं, क्योंकि निवेशक 20 से 25% अगर लार्ज कैप का पोर्टफोलियो रखते हैं तो उसमें अब वो जो मैंने 5 शेयर्स पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए उनको SIP में भी ले सकते हैं, थोड़ा सा बड़ी अमाउंट के अंदर भी लिए जा सकते हैं यहाँ पे। और ये जो डर को झेल जाएगा वही बाज़ार के अंदर जीतता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाज़ार में गिरावट और नहीं होगी, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा है उसका क्या इम्प्लीकेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिएगा, मैं एक अकेला ऐसा यूट्यूबर हूँ जिसने 5 महीने या 6 महीने पहले इस टॉपिक के ऊपर ढेरों चर्चा की थी, जब बाज़ार ऊपर थे और मैं कह रहा था कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यूएस में भी बढ़ेंगे और ये एक चिंता का जो है सबक हमारे लिए बनने वाला है। और उससे संबंधित कम से कम 6-7 वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं अपने डेली एनालिसिस में भी, और किस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट इंपैक्ट करता है। मैं आज आपको एक बार थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ, हालांकि आपको डिटेल में देखना है तो वहाँ पे पूरी वीडियोस में सारी बात है। और मैंने बोला भी था कि क्यों ये जो दिन है ये आ सकते हैं। और बाज़ार में मैं उस समय थोड़ा सा बेरिश जो रखता था ऊपर के लेवल्स पे, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट में किया सर आप तो हमेशा बेरिश होते हैं। ऐसा नहीं है, मैं अब वैल्यूशंस के हिसाब से मुझे लगता है कि इस समय पर जो खरीदने का समय, मुझे याद है कि 12,000 के लेवल थे जब कोविड की गिरावट स्टार्ट हुई थी।
तो कोविड की गिरावट से पहले हमने 12,100 के आसपास के हाई लगाए थे। 12,000 में अगर हम 2.5 साल बीत चुके हैं, उस पीरियड से हम 2.5 साल बीत चुके हैं, तो नॉर्मली 10% की भी रिटर्न्स लगाओगे तो वो भी निफ्टी ने अभी तक, मतलब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो 12,000 का 10% 1200, एक साल का, दूसरे साल का 1200 यानी कि 2400 पॉइंट। तो 1200 में अगर आप 2400 जोड़ते 14,400 और 6 महीने की इस साल की तेज़ी, मैं क्योंकि जून में हमें, तो अल्टीमेटली 10-11% की तेज़ी अभी बस निफ्टी में रही है। लॉन्ग टर्म्स के अंदर भी आप देखेंगे तो जो रिटर्न्स हैं वो अब काफ़ी नीचे के लेवल्स पर आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 52 वीक लो है, यहाँ पर बहुत अच्छे जो शेयर्स हैं अभी मिल रहे हैं। जैसे क्रूड ऑयल के प्राइस रिवर्स होंगे हमारे बाजार अच्छा करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के अंदर जितना या यूरोप में जितना ख़राब हुआ उतना हमारा बाजार ख़राब करेंगे। मैं आपको, हो सकता है लिक्विडिटी अभी जा रही है, वो आ भी जाएगी वापस, तो हमें अपना पेशेंस दिखाना है। जो पेशेंस है ना वही जीतता है बाजार के अंदर, धैर्य। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार अभी बेच देते फिर नीचे खरीद लेंगे। भैया आज तक ऐसा नहीं हुआ, आपने बेच दिया, माल निकल गया, दोबारा एक ही दिन में आपने जो प्राइस बेचे उनसे ऊपर ट्रेड होगा। आपको इंतजार करोगे अभी नीचे आएगा तब लेंगे, बाजार उसके ऊपर 20-30 रुपये और ऊपर चले जाएगा, आप खरीद ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर मुझे और क्यों लगता है कि यूरोप के मुकाबले में हम ख़राब नहीं करेंगे। देखिए कि यूरोप को तो मैं तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि रशिया का जो ऑयल है वो सीधा यूरोप में सप्लाई थी। मैं सप्लाई को थोड़ा सा आम बोलचाल की भाषा में बोलता हूँ कि इस तरीके की सप्लाई थी पाइपलाइन से कि भाई साहब वो तो नल खोलते थे और उनके घर पे तेल आ जाता था। अब वो सप्लाई आपने देखिएगा अमेरिका के चक्कर में या नाटो भाई कंट्रीज़ हैं, आप तो आपने जो है रशिया के साथ अपने ऑयल लेने से मना कर दिया, भैया उसने हमारे को दे दिया सस्ता, तो या और चाइना को दे दिया, तो हमारे को सस्ता मिल रहा है, हमारे लिए तो फ़ायदा है। दूसरा, उनके पाइपलाइन में वैसे सीधा माल जा रहा था, उनको मिल नहीं रहा, वो महंगा तेल ले रहे, तो उनकी इकोनॉमी पे ज़्यादा असर हो रहा है, तो उनको पैसा चाहिए, तो इसलिए हमारी मार्केट से भी पैसा निकल रहा है, क्योंकि उन कंट्रीज़ का पैसा भी हमारे बाज़ारों में लगा हुआ है। दूसरा, यूएस के लिए भी, अब यूएस के लिए इन्फ्लेशन झेलनी मुश्किल हो रही है, तभी तो 75% बढ़ा है, तो उनके लिए भी। तो हमारे लिए 6 महीने तो बड़े कष्टदायक हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ से लिक्विडिटी जा रही है। हमारे बाजार इतना ख़राब नहीं करेंगे, हमारे जो इकोनॉमी है वो इतना ख़राब नहीं करेगी जितना यूरोप करेगा, और हम ग्रोथ भी करेंगे उनसे अच्छा। वर्ल्ड में हो सकता है हम सबसे अच्छी ग्रोथ भी करें, लेकिन उसके बावजूद भी भाई पैसा जा रहा है। अगर बॉडी में से ब्लड निकाल दोगे तो आदमी बीमार तो महसूस करेगा ना। तो सिमिलरली अभी लिक्विडिटी जा रही है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, तो 3 से 6 महीने में सेटल हो जाएगा। तो अगर आपको बाजार में पैसा बनाना है तो भाई जो अच्छे शेयर्स हैं उनको रख लो। 6 महीने से लेकर 9 महीने के बीच में जब भाई साहब आपको 10-15-20% की रिटर्न्स आए तब निकल जाना। और जो अच्छे शेयर्स हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि और लंबे समय भी रख सकते हैं आप। तो जो वीडियो में मैंने चर्चा की है वो उसी तरीके के शेयर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो ये जो यूरोप जितना ख़राब करेगा उतना हम ख़राब नहीं करेंगे। एज ए कंपनी की परफॉर्मेंस बात करूँ, एज ए इकोनॉमी में बात करूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा शेयर बाज़ार ख़राब नहीं करेगा। हमारा बाज़ार ख़राब कर सकता है क्योंकि लिक्विडिटी जा रही है, लेकिन हमारी अपनी लिक्विडिटी भी है, और ये सब चीज़ें जो है मुझे लग रहा है 3 से 6 महीने में सेटल हो जाएंगी। और जब ये पैसा दोबारा से वापस आएगा तब हमारे बाज़ार क्या करेंगे, तो आप खुद सोच के देखिएगा, क्योंकि हमारे पास माल है, फिर हम इन रेट पे थोड़ी ना उनको माल देंगे। तो ये सही समय मुझे लगता है कि स्टार्ट हो गया है लेने के लिए। मैंने एग्रेसिवली कभी भी बाइंग इतनी तेज़ी से नहीं बोली कि भाई हाँ आप बाय करने का समय। याद करिए जब बाजार तेज़ी चलते थे तो मैं कहता यार निकल जाओ थोड़ा सा। और मैंने तो बहुत बार लाइव सेशन में बोला भैया मेरे से सवाल खरीदने क्या मत पूछो, आप आज बेचने की मेरे से बात पूछो कि बेचना क्या है। तो उस समय बहुत सारे व्यूअर्स ने भी कहा था सर आप तो बेचने की बात करते हो। मैंने कहा था हाँ बाजार उस टाइम पर लाइफ टाइम हाई के आसपास थे, और स्मॉल कैप और मिड कैप में मैंने यही बोला था भैया बेचो है एक बार। हो सकता है कि कुछ शेयर्स बेचने के बावजूद भी हमारे उस रेट से ऊपर गए होंगे, और लेकिन बहुत सारे जो शेयर्स है उसके नीचे भी आए हैं। इसके अलावा हम स्टैगर्ड में बाय कर रहे हैं, तो बाय करने के बाद भी बहुत सारे शेयर्स हमारे नीचे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बट ये बाजार है, और बाजार में इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि जब इस तरीके से 52 वीक लो पर बाजार आते हैं, क्वालिटी स्टॉक सबसे पहले आपको क्यों खरीदने चाहिए, क्योंकि जो स्मॉल कैप में मिड कैप है वो बाद में परफॉर्म करता है। तो इस समय पर क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक जनरली सस्ते मिलते नहीं है, जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो जनरली सस्ते मिलते नहीं है, और वो जब अपने 52 वीक लो को लगा रहे हैं तब तो कुछ लेना तो बनता है। इसलिए मैंने जो है इस तरीके की शेयर्स की आज चर्चा आपके साथ की। अब 15,360 पर बाजार बंद हुए। 52 वीक लो देखिएगा 15,335 है। चिंता की बात नहीं है, ये कुछ समय रहने वाली स्थिति है। हो सकता है कि बाजार के ऊपर यहाँ पे अब जो बहुत सारे लोग बोलने लग जाए 10,000 चला जाएगा 11,000, अरे ऐसा नहीं होता है कि 9,000 चला जाएगा 8,000,
ये सब नौटंकी होती है। बाजार ऐसे नहीं रिएक्ट करते। अब आप सोने का भाव कहोगी सोने का भाव आधा हो जाएगा, नहीं होता। ठीक है जी। तो सिंपल सी बात यह है कि जब बाजार चल रहा था तो लोग 25,000 की भी बात करते थे। निफ्टी जब गिरता तो ऐसी बातें करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी टेंशन हमें लेनी है। हाँ, बाजार में वीकनेस है, इस बात को मानते हैं। आज निफ्टी ने देखिएगा सारी टेक्निकल अहम लेवल्स तोड़ दिए। यूक्रेन युद्ध के समय जो लो लगे थे वो भी तोड़ दिए। तो धज्जियाँ तो उड़ी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब इस लेवल्स के अंदर टेक्निकली जो ट्रेडर्स हैं भाई, उनके लिए तो सेल ऑन राइज की मार्केट हो गई। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो अलग चीज़ है ना। वो इन्वेस्टर्स तो अपने भाई साहब जो सुंदर सुंदर फूल पौधे फल मिल रहे हैं उनको सही भाव पे, उनको तो अपने पोर्टफोलियो में सजाएंगे ना। तो उनके लिए अलग गेम प्लान है। ट्रेडर्स के लिए हो सकता है कि सेल ऑन राइज जैसे ही बाजार जाए। अब ये जो 15,650 है, जहाँ से आज बाजार टूटे 15,650, ये जब तक नहीं टूटेगा तो एवरी राइज इज सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेडर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। नेस्ले, ब्रिटानिया, HUL, ये सब भाई डिफेंसिव थे ना, इसलिए सब खड़े हैं। FMCG की कंपनियां तीनों की तीनों, तो वो बची थी, बाकी सब गिर गई। तो रिलायंस, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, HDFC सब गिर गए। बजाज फाइनेंस ने भाई साहब कल बहुत अच्छा उसने पिकअप किया था, लेकिन आज बजाज फाइनेंस को भी धूल चटा दी। और रिलायंस ने जो पिछले महीने की तेजी की थी वो भी जो है सुहा होती हुई नजर आ रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशो यार सब बेरिश थे, बेरिश और बहुत ही खतरनाक थी। आज देखिएगा हर एक शेयर्स के सामने 9 शेयर्स थे गिरने वाले। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब ब्लड बात आज जो है बाजार में हुआ है। नेस्ले इंडिया, ब्रिटानिया, हिंदुस्तानी यूनिलीवर, एशियन पेंट्स भी मतलब संभला ही है बस। और इस तरीके से केवल 3 ही शेयर्स थे। गिरावट थी टाटा स्टील में। टाटा स्टील में देखिएगा अब जब इस तरीके की मार्केट होती है तो टाटा स्टील में, क्योंकि स्टील के एक्सपोर्ट पे जब से ड्यूटी बढ़ाई या रोक लगाई है, तब से देखिएगा मेटल्स अच्छा नहीं कर रहे हैं। और जब से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं तो इनको कैप करने की कोशिश की जा रही है इनके प्राइस को। तो वो सब यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है बाजार के अंदर। टाटा स्टील, हिंडाल्को, कोल इंडिया, ONGC। और जो लोग टाटा स्टील को भी थोड़ा सा और देख सकते हैं। हालांकि मुझे टाटा स्टील ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने लायक है, क्योंकि अब देखिएगा लार्ज कैप के शेयर्स काफ़ी अच्छी वैल्यूशंस पे है, बट थोड़ा सा साइक्लिकल बिजनेस है। तो इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जो है साइकिल की भी होनी बहुत ज़रूरी है। तो साइकिल बहुत बार जो है लंबे समय में जाके बदलती है, बट मुझे लगता है कि टाटा स्टील भी ठीक वैल्यूशंस पर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि टाटा स्टील बहुत महंगी वैल्यूशन पे है। हिंडाल्को, कोल इंडिया, ONGC, इन सब में गिरावट थी। टाटा मोटर्स में मैं कल चर्चा कर रहा था, नेक्सॉन की। आज भाई साहब बाजार कुछ और मूड में था तो नीचे गिरा दिया। हो सकता है कि टाटा मोटर्स में भी और गिरावट हो, पर इसमें एक वैल्यू बाय जो है कुछ एक स्पेशल टाइप की। देखिएगा मेरी पसंद टाटा मोटर्स नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर्स में एक कैटेगरी ऐसी भी है जो टाटा मोटर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और उनका रीज़न ये है कि क्योंकि कर्ज बहुत है बैलेंस शीट में। मुझे केवल इस वजह से पसंद नहीं है कि वो डेट को कैसे सर्विस करेंगे, लेकिन जैगवार या नेक्सॉन के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत लोगों की वैल्यूशंस के तरीके वहाँ पर थोड़े से डिफरेंट है, तो उनको टाटा मोटर्स बहुत पसंद है। और राकेश झुंझुनवाला जी के खुद के पोर्टफोलियो में भी ये शेयर्स है। तो टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल और विप्रो जो है ऐसे शेयर्स में भी कमजोरी थी। इंडसइंड बैंक, UPL, बजाज फाइनेंस और कोटक महिंद्रा बैंक। और मुझे ऐसा लगता है कि कोटक महिंद्रा बैंक भी केवल अपने 52 वीक लो के से 30 या 40 रुपये ही दूर है। यहाँ पर भी एक वैल्यू बाइंग हमें देखने के लिए मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि कल ऐसा नहीं कह रहा मैं बाजार बहुत जो है ट्रेंड में अपसाइड होगी, बट बाजार में अब ये ध्यान रखिएगा कि बाजार जो एक तरफा गिर रहे थे अब थोड़ा सा गिरने की गति, बेशक से सारे लेवल टूट गए फिर भी गति थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि अब शेयर्स चुनिंदा वैल्यूशंस पर आ गए। जब 52 वीक लो पर आ रहे हैं तो क्या है कि आप लोगों के साथ जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो सेम है कि जो लोग इन्वेस्टर्स हैं और जो थोड़े लंबे समय के लिए रखते हैं तो उनके मन में लालच आ जाता है कि हाँ यार इस तरीके के शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में रख लिए जाए। तो वो जब वैल्यूशंस आते हैं तो जो एक बाइंग है PMS की तरफ से, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की तरफ से भी आती हुई नजर आएगी। बैंक निफ्टी ने देखिएगा वो लेवल नहीं जो तोड़े जो यूक्रेन वाले थे, तो कल शायद यहाँ पर एक टेस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन मैं अभी कोई भी बेरिश व्यू नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि बाजार जब आज गिरे हैं तो वो एक वास्तव में कि इवेंट भी था, इवेंट का भी असर था, एक्सपायरी का भी असर था। तो कल एक ट्रू पिक्चर निकल कर आएगी। तो मैं अभी कल जो है बाजार को देखना चाहूँगा। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि एक पुल बैक आना चाहिए। मैं अभी भी
आश्वस्त हूँ कि बाजार के अंदर एक वैल्यू बाइंग आएगी, तो उसकी वजह से चाहे वो सस्टेन करे ना करे, पर एक पुल बैक कल नहीं तो परसों या इस महीने के अंत में एक बार आता हुआ हमें लगना चाहिए। और वहाँ से जो है थोड़ा सा, क्योंकि जो वैल्यू बाइंग आती है, जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं वो शायद इस समय पर बाय करते हुए एक बार नज़र आने चाहिए। HDFC बैंक साहब नीचे था यार, बैंकों में कुछ था ही नहीं, माइनस, सब माइनस था। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में लास्ट में चढ़ने की कोशिश की एक बार, तो ये प्लस में भी आया था, लेकिन फिर भी अंत में जो है माइनस में ही बंद हुआ। बंधन बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, आज जो लास्ट की चोट लगी ना उसमें ICICI बैंक पे बहुत अच्छी चोट मारी है बीरस ने। और HDFC बैंक जो है होल्ड कर किए हुआ था, लेकिन फिर भी 2% की कमजोरी थी, शुरू में ही हो गई थी। HDFC बैंक में मेरी देखिएगा बुलिश पोजीशन है, मैं आपको बता भी चुका हूँ। SBI, एक्सिस बैंक और फेडरल बैंक ये सब कमजोरी के साथ आज काम कर रहे थे। FIIs ने 3257 करोड़ के माल जो है बेचा है, वहीं पर DIs ने 1929 करोड़ का खरीदा है। तो FIIs की तरफ से आज जो बाइंग है वो थोड़ी सी कम थी, लेकिन फिर भी DIs की तरफ से बाइंग कम थी और वो DIs बाजार को बचा रहे हैं। और आज के जो डेटा है इंडेक्स के नहीं हैं और स्टॉक्स के भी नहीं हैं। जो फ्यूचर्स में देखिएगा पुट कॉल रेशियो 0.51 पर आ गई है, ये इंडिकेट कर रही है कि बाजार ओवरसोल्ड है। तो बाजार ओवरसोल्ड सिचुएशंस में मुझे लगता है कि या तो आपको ट्रेडर नहीं लेना, पर मंदी का ट्रेड मुझे नहीं लगता है। एक ऐसे केसेस में एक वैल्यू बाइंग जो है बाजार के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो आज तो देखिएगा ऑप्शंस थे, तो ऑप्शंस का गेम था, उस वजह से डाउ जोन्स में 2.38% की कमजोरी है। अगर हम देखें तो 1% कल की तेजी थी, उसको नलीफाई कर दे तो 1.385% की कमजोरी है। और हमारे बाजार लगातार गिर रहे, तो हम देखिएगा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं डाउ जोन्स को भी। आज ब्रेंट क्रूड $118 पे आ गया, इसमें अगर थोड़ी सी और राहत आती है तो शायद हमें लगता है कि बाजार हमारे बाजारों के लिए भी अच्छा होगा। ऑप्शन चेन के डेटा जो है 15,400 के ऊपर 22,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहे हैं 15,500 पे। तो ये जो ऑप्शंस की जो सेलर्स हैं, यानी कि कॉल के जो सेलर्स हैं, वो काफ़ी एक्टिव हैं। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि जो पुट साइड है 15,300 पे, 15,400 पे, 15,200 पे, यहाँ पर एक अच्छी खासी रेटिंग हुई है। बेशक से नए कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये इस बात को बयां कर रहे हैं कि हाँ इन लेवल्स पर बाजार आएगा तो पोर्टफोलियो के जो शेयर्स हैं वो खरीदने का मौका रहेगा। तो यहाँ पर बहुत दिनों के बाद हमें देखने के लिए मिला कि पुट भी राइट हो रही है अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो अब देखते हैं कि एक अच्छा खासा पुल बैक आने वाले समय में मिलता है या अभी, क्योंकि लेवल्स तो देखिएगा टूट गए हैं, जो अहम लेवल थे सब टूट गए हैं। और बैंक निफ्टी के अंदर देखिएगा लेवल्स बचा हुआ अभी भी वो है जो कोविड के आसपास का था, 32,100 के आसपास। और यहाँ पर जो ऑप्शन चेन के डेटा है उसमें 33,000 के अंदर कॉल राइटिंग है, जो 25,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो वाकई पुट साइड में राइटिंग 15,000 कॉन्ट्रैक्ट 32,500 पे हैं। तो आप इसी को अभी सपोर्ट मानिए। और बाजार में कोई भी तेज़ी जो आएगी तो जब भी आएगी जब 33,000 को तोड़ेगी। और उसके बाद देखिएगा जो अहम लेवल मैंने इस हफ्ते भी बात की, 33,800 जब तक नहीं टूटता, 33,800 जब तक नहीं टूटता, तब तक बाजार को बियर मोड में ही लेना है। और मुझे लगता है सेल ऑन राइज ही रहने वाला है। तो आज आपके साथ ये जो मैंने वैल्यूएबल एनालिसिस किया, जो मैं बाज़ार के बारे में सोचता हूँ। और बाज़ार के अंदर देखिएगा जब भी सस्ता चीज़ मिल रही हो तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ शॉपिंग करनी चाहिए। आप जब बाज़ार में सब्जी खरीदने भी जाते हैं तो मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगा कि बहुत बार कैसा होता है। तो मैं एक जस्ट एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब सर्दियों का सीज़न शुरू होता है तो हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में जो आलू होते हैं वो शायद उस समय पर 40 से 50 रुपए किलो के आसपास होते हैं जब सर्दियों का सीज़न जस्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि गर्मियों में आलू के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जब सर्दियों में पहाड़ी आलू आता है और तो वो आलू के प्राइसेस थोड़े से कम होने शुरू होते हैं। तो कम होने शुरू होते हैं तो शुरू में 35 रुपये किलो होते हैं, थोड़े समय बाद वो 30 रुपये किलो होते हैं। और जब वो आलू फुल सप्लाई में आते हैं तो 10 रुपये किलो भी हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी 20 से ही वापस हो जाते हैं, 20 ही होते हैं और 20 से के बाद वो नीचे नहीं गिरते। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो किसी सर्दी में ऐसा तो 15 रुपये किलो तक आ जाते हैं, किसी सर्दी में कभी क्या होता है 10 रुपये किलो आ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो प्राइजेस रिवर्स होते हैं। और कुछ सिचुएशंस में क्या होता है जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा और भी नीचे आ जाते हैं, बट हर साल सेम नहीं रहता। सिमिलरली बाज़ारों में भी भाव
उसी तरीके से चलते हैं जैसे सब्जी मंडी में भाव चलते हैं। आप कहेंगे कि सर ये कैसे हो सकता है? देखिएगा, बाज़ारों में कुछ ना कुछ कोरिलेशन तो होती है। तो बाज़ारों में मंदी और तेज़ी दोनों चीज़ें हैं, तो अभी लोगों को शेयर रखना पसंद नहीं है, इसलिए वो बेच रहे हैं। तो जिसकी वजह से आपको उनकी कुछ भी मजबूरी हो सकती है। तो आप ये देखिएगा कि जब उनकी मजबूरी ख़त्म होगी या वो दोबारा खरीदने आएंगे तो आप उस समय के लिए स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको टमाटर की बात करूं तो टमाटो में भी क्या होता है कि जब टमाटो में भी सेम प्राइस है, कभी 10 रुपये होता है, कभी 100 रुपये होता है। तो जो टमाटो प्यूरी बनाने वाली कंपनी तो जब 10-20 रुपये किलो होता है तो वो स्टोर कर लेती हैं और उसको प्रोसेस करके टमाटो प्यूरी बनाती हैं, और बाद में वही जो टमाटो की प्यूरी है वो बाद में उनको काफ़ी अच्छे मार्जिन के साथ सेल होती है। और जो एक समझदार जो ग्राहक होता है वो उस समय पर जब टमाटर के भाव जो है 200-150 रुपये किलो तक पहुंच जाते हैं सिचुएशंस में, तो उस समय टमाटो यूज़ ना करके जो है टमाटो प्यूरी जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये सब बाज़ार के अंदर है। अब आप कहोगे कि कौन सा भाव ठीक है, या प्राइस बढ़ेंगे तो कहाँ तक बढ़ेंगे, गिरेंगे तो कहाँ तक गिरेंगे? तो इसका एक सीधा ही गोल्डन रूल है कि भैया जब गिर रहे हो, अभी और गिरेंगे हो सकता है, लेकिन आप एक सिस्टमेटिकल मैनर्स में लीजिए। बस आपको ये देखना है कि आप पोटैटो 50 रुपये किलो खरीद रहे हैं या 20 रुपये, 20 के बाद 15 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप खरीदी 50 रहे हो, 50 का मतलब यहाँ पे प्राइस अर्निंग वैल्यूएशन से है। अब मैं HDFC बैंक की बात करूँ, 15-16 की फॉरवर्ड अर्निंग पे मिल रहा है। नॉर्मली शेयर्स 20 से ऊपर की PE रेशियो पे रहता है, तो इसका मतलब है आपको 20% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो जैसे दिन बदलेंगे भाई ये दे देगा। जब ये डिविडेंड नहीं दे रहा था 2020 में, तब इसकी वैल्यूएशन 20 से 25 की PE पे चल रहा था। अब इसने 15 रुपये का डिविडेंड दिया, अगले साल फिर देगा और ग्रोथ आने वाली है। ऐसा नहीं है कि इसको जो ग्रोथ है, ग्रोथ स्लो होगी जरूर, लेकिन उससे ज़्यादा आपने शेयर का प्राइस पीट दिया है। इसी तरीके से आप देखिएगा ICICI बैंक ने चंदा कोचर के टाइम काफ़ी ख़राब किया, तब भी शेयर 400-450 रुपये रहता। उसके बाद देखिएगा नई मैनेजमेंट ने पूरे बैंक को आप ये समझिए रिस्ट्रक्चर कर दिया बहुत बड़े तरीके से। उसके बावजूद भी शेयर्स जो है अपने ऊपरी प्राइस से करीबन 20-25% गिर चुका है। उस एंगल से देखिए। इसी तरीके से आप कोटक महिंद्रा बैंक में देखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक में एक ओवरहैंग है कि भाई उदय कोटक जी के बाद बैंक कैसे चलेगा, क्योंकि उदय कोटक जी की मैनेजमेंट जो है उसका लोहा मानते हैं सभी लोग। तो अब उसके बाद जब वो रिज़ाइन दे देंगे तो क्या वो अपने लड़के को सेट करेंगे प्रोफेशनल मैनेजर, तो वो थोड़े से रिस्क हैं। तो लेकिन ये चीज़ें तो यार बाजार में आपको देखनी ही पड़ेंगी। छोटी कंपनियों में तो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एक ही कंपनी, मैं जब आज कल एक कंपनी का एनालिसिस कर रहा था तो हमारे एक व्यूअर ने सवाल भेजा था, सर ये कंपनी, अब मैं उस कंपनी के बारे में पढ़ता रहा। अब उस कंपनी में मुझे बहुत अच्छी वैल्यूएशन लगी, सब कुछ ठीक लगा। फिर मैंने कहा यार उस शेयर्स ने आज भी 52 वीक लो टच किया है। तो उस शेयर्स ने 52 वीक लो टच किया, तो मैंने उसका रीज़न ढूंढने की कोशिश की। भाई ठीक है, बाजार गिर रहा है तो वो भी कर रहा है नहीं, लेकिन उसमें एक चीज़ थी वो मुझे जो लगी कि उस कंपनी के जो ओरिजिनल प्रमोटर थे जिन्होंने उस कंपनी को बनाया वो एक प्रोफेशनल थे, और क्योंकि वो एक केमिकल कंपनी है और उस फील्ड के वो स्पेशलिस्ट थे। आजकल उनके बच्चे उस कंपनी को चला रहे हैं उनके, तो उनके लड़के ही MD या मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में एक MD है, एक डायरेक्टर हैं। और उनकी अभी पिछले जो 3-4 महीने पहले जो है जो कंपनी के मेन प्रमोटर थे उनकी डेथ हो गई, तो उनके बच्चे चला रहे हैं। और जिस दिन से उनकी डेथ हुई उस दिन के बाद का शेयर प्राइस हमने पैटर्न देखा, तो वो करीबन जब से उन ओरिजिनल प्रमोटर की डेथ हुई उसके बाद से वो शेयर ज़्यादा गिरावट। तो जो प्लान्स हैं उनके फ्यूचर्स के वो सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन बाजार ने उसको कैसे लिया कि भाई जो ओरिजिनल प्रमोटर कुछ काम कर सकता था वो पता नहीं उसके बच्चे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हर शेयर्स के अंदर कुछ ना कुछ इस तरीके से भी इन्वेस्टर्स या जो वैल्यूबल इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा जो लगाते हैं तो वो इस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं कि पता नहीं यार ये लड़के उसी तरीके से कंपनी को मैनेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे जैसे इनके फादर कर रहे थे नहीं कर रहे थे। तो ये भी एक रीज़न्स होते हैं। तो कोटक महिंद्रा में हो सकता है कि ये भी एक रीज़न हो। हालांकि मैं जिस कंपनी के बारे में आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ उसका नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा, बस मैं आपको बता दूँ कि उस कंपनी का IPO पिछले साल आया था केमिकल कंपनी में। तो नई कंपनी है वो। आप भी अपने रिमार्क्स करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो आज के एनालिसिस में मैंने कुछ और जो चीज़ें हैं जो बाज़ार के बारे में मैं सोचता हूँ आपको बाज़ार की अंडरस्टैंडिंग के बारे में किस तरीके से हम इवैल्यूएट करते वक्त किन चीज़ों को देखते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो हर चीज़ का रीज़न हो या ना हो लेकिन ढूंढने की कोशिश हम करते हैं कि भाई ये रीज़न भी हो सकता है। तो जो मैंने भी एनालिसिस किया केमिकल कंपनी में कि भाई उसके शेयर प्राइस क्यों डिटोरिएट हो रहे हैं जबकि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ख़राब नहीं हुई, कंपनी ग्रोथ करने वाली है लेकिन ग्रोथ के आगे भी
क्यों इन्वेस्टर्स उसको पसंद नहीं कर रहे। तो आप भी अपने विवेक का यूज़ करिए। और आज का ये एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।